विश्व प्रवाह का अपना जो पहला दृश्य था वो पहला दृश्य पूरा हो चुका है और इसमें 5 दृश्य दे रखे हैं। उन 5 दृश्य में पहला पूरा हो गया। अब दूसरा दृश्य अपन देखते हैं। लैना सिंह, वजीरा सिंह और हजारा सिंह इनके वार्तालाप होती रहती है। तो दूसरा दृश्य, राम राम ये भी कोई लड़ाई है, यानी कि इतनी तेज लड़ाई चल रही थी वहाँ पर, क्योंकि ये सब सैनिक हैं, बार बार गोला बारूद हो रही है। तो लैना सिंह घबरा जाता है और कहता है, हे भगवान ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। खंदक का मतलब होता है कि इनको बंकर भी बोल सकते हैं, कि जो सैनिक होते हैं वो सैनिक एक खड्डे में छुप कर के रहते हैं ताकि दुश्मन को किसी प्रकार का कोई पता नहीं चल सके। तो दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। हड्डियां इसलिए अकड़ गई है क्योंकि सर्दी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बरसात अलग हो रही है और कीचड़ होने से गलन हो रही है। इस वजह से लैना सिंह कह रहा है कि हड्डियां अकड़ गई है। लुधियाने से 10 गुना ज़्यादा, लुधियाना पंजाब में पड़ता है, कि लुधियाना है, उस लुधियाने में जो सर्दी पड़ती थी उससे भी 10 गुना सर्दी यहाँ पर पड़ रही है और बरसात अलग और बर्फ़ और गिर रही है। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा परेशानी हमारे को हो रही है। तो लैना सिंह ये सोच रहा है। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, कि आधे आधे पैर हैं, वो आधे आधे पैर हैं जो कीचड़ हैं, क्योंकि बरसात बरस रही है और बरसात बरसने की वजह से आधे आधे पैर कीचड़ में धंसे हुए हैं। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है, कि घंटे 2 घंटे में दुश्मन की तरफ से गोले बरसाए जाते हैं और बहुत तेज धमाके की आवाज़ होती है। और धमाके की आवाज़ के साथ ही साथ है ऐसा होता है कि ज़मीन भी हिलने लग जाती है। तो उन सिपाहियों को, उन सैनिकों को डर भी लगता है, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए वो पीछे नहीं हटते हैं। 100 गज धरती उछल पड़ती है, यानी कि जो गोले बरसाए जाते हैं, बम गिराए जाते हैं, तो वो भूकंप की तरह धरती हिलती है, ऊपर उछलती है। इस गैबी गोले से बचे, गैबी का मतलब होता है अज्ञात, किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता, पता नहीं होना, यानी गोले कब बरसाए जाएंगे इसका पता नहीं होता। इसलिए यहाँ पर गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। किस गोले का पहले से पता हो तो हम लड़ सकते हैं और बच सकते हैं, लेकिन इस गोले का तो पता ही नहीं किधर से आएगा, कब आएगा, किस तरह से आएगा, तो बचें तो कैसे बचें। नगरकोट का जलजला सुना था। जलजले का मतलब होता है भूकंप, कि जब भूकंप आती है और भूकंप आने के बाद में जब धरती हिलती है, उसी प्रकार से ये गोले बरसाए जा रहे हैं। तो उसी तरह से ये धरती भी हिल रही है जैसे भूकंप आ रहा है। तो जलजले का मतलब है भूकंप। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, कि लगभग 25 बार गोले बरसाए जाते हैं, 25 बार ये धरती हिलती है। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई, साफा या कोहनी, इसका मतलब पहली ये क्या है, जो सभी सैनिक हैं वो सैनिक सिख हैं। लैना सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह, ये सभी क्या हैं, सिख समाज से हैं। तो क्या हम खंदक में छुपे रहते हैं, लेकिन गलती से अगर मान लीजिए साफा निकल गया हो, यानी सिर निकल गया हो और पता लग गया हो दुश्मन को, कोहनी निकल जाए, कर जाए, पता लग जाए भाई इस यहाँ पर खंदक बना रखी है और यहाँ छिपे हुए हैं, तो वो तुरंत हमारे को मार दे। तो चटाक से गोली लगती है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी हम बाहर निकल गए तो फटाफट क्या चल जाती है, गोली। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। बेईमान कौन, जो जर्मन, जो दुश्मन हैं, जो आक्रमण कर रहे हैं जर्मनी वाले, उनके लिए आया है कि पता नहीं कहाँ छुपे रहते हैं और तुरंत ही गोली चला देते हैं। लैना सिंह और 3 दिन है। लैना सिंह कहता है कि अब 3 दिन इनका क्या होता है, 7-7 दिन की ड्यूटी आती है। 7 दिन ये सैनिक ड्यूटी देंगे और 7 दिन के बाद में इनको आराम के लिए भेज दिया जाता है। फिर 7 दिन के बाद में दूसरे सैनिक बुलाए जाते हैं। तो लैना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिताई दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, कि फिर 7 दिन आराम करना पड़ेगा अपन को। 3-4 दिन तो निकल गए, 3 दिन और बाकी हैं। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोएंगे, कि
अपने हाथों घर चलेंगे और आराम से वहाँ झटका करेंगे और अपना पेट भर करके अपना जो जी चाहेगा वैसा ही भोजन पकाएंगे और खाएंगे पिएंगे और वहाँ पर आराम करेंगे जहाँ सेना ठहरती है वहाँ पर। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। यानी कि जब अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर राज था उसी समय की बात यहाँ चल रही है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की बात चल रही है 1914 से 1918 की। तो ब्रिटेन में महारानी ने के बुलावे पर ही ये भारतीय जो सैनिक थे वो वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर उस महारानी का है जो बाग है और बहुत ही सुंदर बाग है, फल और दूध की वर्षा कर देते हैं कि जब वहाँ जाते हैं उस बाग में विश्राम करने के लिए तो वो फिरंगी मेम यानी जो अंग्रेज जो रानी है वो रानी हमारे लिए फल और दूध की वर्षा कर देती है, यानी फल भेजती है और दूध भी भेजती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, हम उसके बदले में पैसा भी देना चाहते हैं लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देती है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, मेरे मुल्क को यानी ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, क्योंकि हमारे भारतीय जो सैनिक है वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे हैं जर्मनी के विरुद्ध में। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, अर्थात लगातार लड़ाई चल रही है और किसी भी सैनिक ने 4 दिन तक नींद नहीं ली, आराम नहीं किया। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये पंक्ति है, कई बार प्रश्न है जो बनकर के आता है और परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ऐसा क्यों कहा गया है कि अगर मान लीजिए घोड़ा हमेशा बंद रहेगा तो वो आलसी हो जाएगा, उसमें नीरसता आ जाएगी, कार्य के प्रति रुचि नहीं रहेगी। उसी प्रकार से अगर हम सिपाही को लड़ाई पे नहीं भेजें और सिपाही को घर पर रखें तो उसमें भी देश के प्रति प्रेम कम हो जाएगा, लड़ाई लड़ने की इच्छा नहीं होगी और देशभक्ति नहीं रहेगी, आलसपन आ जाएगा, उदासीपन आ जाएगा, किसी दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं रहेगी। इसी प्रकार से जिस प्रकार से घोड़े को रोज़ाना घुमाना चाहिए, रोज़ाना इधर उधर घुमाना चाहिए, उसी प्रकार से सिपाही को भी समय समय पर लड़ाई पर भेजना चाहिए। नहीं तो वो सिपाही किसी भी काम का नहीं रहता है, क्योंकि वो सभी गतिविधियों को भूल जाता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए कि मुझे तो बंदूक दे दे और बंदूक देने के बाद लड़ाई देने का आदेश दे दे, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। कि एक बार मुझे बंदूक दे दें, हथियार दे दें लड़ने के लिए, फिर मैं अकेला, उधर से दुश्मन 7 और इधर से मैं अकेला, 7 दुश्मनों को मैं मार दूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो जो दरबार साहब हैं, हमारे गुरु हैं, उन गुरु के दरबार में मैं ढोक लगाने का भी अधिकारी नहीं हो सकता। पाजी कहीं के दुष्ट कहीं के कलों के घोड़े यानी दुश्मनों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं। कि जो वो बंदूक हैं वो बंदूक को देखते ही दुश्मनों के जो घोड़े हैं वो मुंह फाड़ देते हैं, अर्थात चिंगारते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। कि वहाँ के जो सैनिक हैं वो घोड़े दूर भाग जाते हैं और सैनिक हैं हमारे पाँव पकड़ने लगते हैं। यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं जर्मन। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। कि एक बार मेरे को मौका मिला था, मैं 4 मील तक किसी जर्मन को नहीं छोड़ा था और मैं बहुत दूर तक उनको भगा करके आ गया था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, कमान यानी आदेश, कि मुझे पीछे हट जाने का जनरल साहब ने आदेश दे दिया, नहीं तो मैं बहुत दूर तक उनको और भगा करके आता, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और वो जर्मन हमारे लिए दुश्मन बने हुए हैं, तो नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। कि पीछे जनरल ने हट जाने का आदेश दे दिया, नहीं तो मैं सीधे बर्लिन पहुंचा देता। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले
जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। भाई लड़ाई के जो आदेश है, लड़ाई किस प्रकार से लड़नी है, कब लड़नी है, दुश्मनों को किस प्रकार से मात देनी है, ये हमारे हिसाब से नहीं होता। जमादार, सूबेदार या नायक या सिपाही के हिसाब से नहीं होता, ये बड़े अधिकारी के हिसाब से होता है। उनके जो आदेश देते हैं उसी आदेश पर हमारे को चलना होता है, उन्हीं के आदेशों को हमारे को फॉलो करना होता है। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं कि अपन तो बहुत छोटी सोच रखते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो नायक होते हैं, सूबेदार होते हैं, जमादार होते हैं, लेकिन जो सेना में बड़े अफसर होते हैं वो बहुत आगे की दूरदृष्टि सोच होती है उनकी। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा कि अपने एक तरफ दुश्मन को भगा दें, तो एक तरफ दुश्मन को भगाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे को चारों तरफ से ही दुश्मनों को भगाना है, चारों तरफ से ही दुश्मनों को मारना है। तो एक तरफ से विजय प्राप्त कर लेने से ही विजय प्राप्त नहीं होती, हमारे को चारों तरफ से देखना पड़ेगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या। लहना सिंह कह रहा है सूबेदार जी, सूबेदार कौन है यहाँ पर, हजारा सिंह। हजारा सिंह के और लहना सिंह दोनों की वार्तालाप चल रही है। लहना सिंह बोला कि हजारा सिंह जी अर्थात सूबेदार जी, जो आप बात कह रहे हो वो बात तो सही है, लेकिन करें भी तो क्या करें, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया कि सर्दी इतनी पड़ रही है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर, और बरसात अलग बरस रही है, बर्फ़ अलग गिर रही है, सूर्य निकलता ही नहीं है, सूर्य तो निकल ही नहीं रहा है, कई दिन हो गए। खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं, और के ऐसा हो रहा है कि खाई में दोनों तरफ जिस प्रकार से चंबल नदी के आसपास कोई झरने बहते हों, उसी प्रकार से बावड़ियों में झरने बहते हों, उसी प्रकार से हमारी जो खाई है उस खाई में भी धीरे धीरे रिस के क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई झरने बह रहे हों। एक दावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, कि एक बार लड़ाई हो जाए अच्छी तरीके से तो फिर मज़ा आ जाए, और ये सर्दी का तो पता ही नहीं रहे कब भाग जाए। उद्यमी उठ सिगड़ी में, उद्यमी का मतलब होता है शैतानी करने वाला। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले, कोले का मतलब होता है कोयला, कि उद्यमी अर्थात शरारती शैतानी करने वाला उठ और सिगड़ी में कोयले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, क्योंकि जो खंदक बना रखी है, जो खाई बना रखी है, बरसात की वजह से, बर्फ़ की वजह से, बर्फ़ गिरने की वजह से उस खंदक में क्या चला गया, पानी। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, हजारा सिंह आदेश दे रहा है कि वजीरा सिंह तुम भी उठो और तुम 3-4 जने मिल करके इस खंदक के पानी को क्या निकाल दो, बाहर निकालो। महासिंह भी एक सैनिक है, सिपाही है सेना में। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे, और उस खाई पर पहरे देने की बारी भी अलग अलग सिपाही की आती थी। भाई सुबह कौन देगा, दोपहर में कौन देगा, शाम को कौन देगा, रात को कौन देगा, अलग अलग नंबर आता था उनका। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा कि 2 खंदक या 5 खंदक, जितनी भी खंदक में सैनिक रह रहे थे, छुप छुप करके उनका पहरा लगाने लगता है, देख रेख करता है सूबेदार कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। वजीरा संघ पलटन का विदूषक था। पलटन का मतलब होता है सेना या समूह, और विदूषक का मतलब होता है हंसाने वाला, अर्थात सेना को हंसाने वाला। तो वजीरा सिंह है वो सेना को हंसाता रहता है, किसी न किसी बात को लेकर के वो हर समय मनोरंजन की बात करता है, ताकि सेना में किसी प्रकार की उदासी नहीं आए, किसी प्रकार का आलसपन नहीं आए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। बाल्टी में गंदला, गंदला का मतलब जो गंदा हो गया, कीचड़। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। पाधा का मतलब पुरोहित, ब्राह्मण, कि जो खंदक में पानी भरा हुआ था गंदा, उस गंदे पानी को बाल्टियां भर भर करके बाहर निकाल रहा है, और बाहर निकालता निकालता कह रहा है कि मैं पाधा बन गया हूँ, अर्थात मैं पुरोहित बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, कि जब कोई आदमी मर जाता है तो मरने के बाद में उस आदमी को पानी देते हैं। तर्पण का मतलब पानी देना। अब जो वो खंदक में से पानी निकाल रहा है, बाहर फेंक रहा है, उसी के लिए क्या बोल रहा है कि मैं पुरोहित हूँ और जर्मनी का बादशाह मर गया है, ऐसे समझो, और मैं उसको क्या दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ। तो मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का
तर्पण। वो कहता है कि जिस प्रकार कोई आदमी मर जाता है, मरने के बाद उस आदमी को पानी देते हैं तो वो खंदक में से बार बार पानी निकालता है, तो वो सेना को हंसाने के लिए से बोलता है कि मैं पाधा बन गया हूँ, मैं पुरोहित बन गया हूँ और जर्मन का जो राजा है बादशाह वो मर गया, उसको मैं पानी दे रहा हूँ। इस पर सब खिलखिला पड़े, यानी सब हंस गए और उदासी के बादल फट गए। यानी जितने भी सिपाही थे उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन उस उदासी को तुरंत ही वजीरा सिंह ने गायब कर दिया, हंसी मजाक करने लग गया। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, उसके हाथ में अर्थात वजीरा सिंह के हाथ में, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। कि जो बाड़ी का मतलब होता है जहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती है और फल उगाए जाते हैं, उसे बाड़ी बोलते हैं। तो वो अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। तो अपने इलाके में जब भारत में अमृतसर में रहते थे तो अपनी ये बाड़ी किया करते थे और बाड़ी में क्या देते थे, ये पानी। तो वहाँ पर भी उस पानी के लिए लहना सिंह क्या कह रहा है वजीरा सिंह को, ले भाई अपन घर पर होते तो इस समय क्या देते, बाड़ी में पानी, ले पानी दे भाई बाड़ी में, खरबूजे आ रहे हैं अभी। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा, कि ऐसा पानी तो पंजाब में भी अपने अमृतसर में भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। गुमा का मतलब होता है ज़मीन की नाप। गुमा का मतलब क्या होता है, ज़मीन की नाप। जैसे अपने बोलते हैं बीघा, 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा, उसी प्रकार से वो वजीरा सिंह भी कह रहा है कि भाई मैं तो हो सके तो यहीं 10 गुमा ज़मीन ले लूँगा और फलों के बूटे, बूटे का मतलब होता है पौधे, कि मैं यहाँ पर फलों के पौधे लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे। अब यहाँ पर हजारा सिंह से कहा जा रहा है, लहना सिंह कह रहा है हजारा सिंह से। हजारा सिंह सूबेदार है और सूबेदार की पत्नी का नाम क्या है, होरा। कि आपकी जो पत्नी है होरा, उसको भी यहीं बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम से बातें करके यहीं टाइम पास कर लोगे। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, कि ये अपने यहाँ ऐसी बातें नहीं करते। और यहाँ पर तो जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वहाँ पर तो पति पत्नी की आपस में बातें करते हैं एक दूसरे, तो यहाँ पर कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन अपने नहीं चलता है, ऐसी बातें मत करो। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। उसे समझा न सका, किसे, उस फिरंगी मैम को, वो अंग्रेजी मैम को मैं समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। अर्थात जितने भी जो सिपाही हैं वो सिपाही कौन है, सिख हैं। वह सिगरेट देने में हट करती है, कि वो फिरंगी मैम है, मेरे को सिगरेट पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं बार बार मना करता हूँ कि सिख सिगरेट नहीं पीते, फिर भी वो कोशिश करती। क्या करती है, ओठों में लगाना चाहती है, कि वो सिगरेट को मेरे ओठों पे लगाती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। जब मैं पीछे हटता हूँ तो वो मैम ऐसे समझती है कि ये सूबेदार है, नाराज़ हो गया है और अब अपनी देश की तरफ से ये जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ेगा, ऐसा वो समझती है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है। अब बोधा सिंह के बारे में बातें पूछी जा रही है लहना सिंह से, कि बोधा सिंह कैसा है। तो वजीरा सिंह से कहता है भाई अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। वजीरा सिंह कहता है कि आपको तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो, किसको, बोधा सिंह को। और बोधा सिंह कौन था, सूबेदार का पुत्र। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, यानी अपना समय व्यतीत करते हो। गुजर का मतलब समय व्यतीत करते हो, यानी सर्दी में कंबल आप बोधा सिंह को उड़ा देते हो और आपको सर्दी लगती है तो आप सिगड़ी के सहारे सारी रात गुजार देते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, उसकी ड्यूटी आती है, उसकी ड्यूटी पर आप ड्यूटी देने जाते हो, उसका आप बहुत ख्याल रखते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कि बोधा सिंह का तो आप बहुत ही ख्याल रखते हो, वो उसको तो सूखी लकड़ी के तख्तों पर सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना, मांदे यानी बीमार, कमज़ोर, कि कहीं आप इस कीचड़ में रहते रहते या इस सर्दी में आपके पास ओढ़ने का नहीं है, ऐसी स्थिति में आप बीमार मत पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है
और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। कि जाड़ा क्या है, मौत इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि आदमी मौत ज़्यादा दूर नहीं है आदमी के लिए। और निमोनिया बीमारी से अधिकतर सर्दियों में होती है कि तुरंत निमोनिया होने का डर है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे का मतलब होता है कि जो सेना में लड़ते लड़ते मर जाता है उसको शहीद का दर्जा प्राप्त हो जाता है, तो सरकार उसे कई बीघा ज़मीन देती है। तो वो ज़मीन है, उस ज़मीन के लिए क्या है यहाँ पे, मुरब्बे। मेरा डर मत करो, मैं तो गुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। एक स्थान का नाम बताया है लैना सिंह। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और हमारे हाथ से लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी, वहीं मेरी मृत्यु होगी। ऐसे कह रहा है, मैं तो यहाँ मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो दुश्मनों को ही मारूंगा, दुश्मनों को ही पीछे उठाऊंगा, दुश्मनों को ही मौत के घाट उतारूंगा। मेरे तो प्राण यहाँ मुश्किल से निकलेंगे, मेरी तो मौत कहाँ होगी, हमारे घर पर ही होगी। ये तो आपका पहला दृश्य और ये दूसरा दृश्य आपका पूरा हुआ।